नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहयोगियों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। और मैं प्रतीक आप सभी लोग अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों हम लोग देखिए सीटेट का पेपर होने वाला है, दिसंबर में आपका पेपर होगा, इसलिए थोड़ा सा ये चैनल आपको सीटेट पे बेस करके और स्पेशली आपको बताया गया उज्ज्वल बैच प्रारंभ किया गया है, वो जिसमें CDP के टोटल जितने भी आपके टॉपिक हैं वो क्लियर होंगे। मित्रों आप 10 दिसंबर तक इंतजार कीजिए, टोटली टॉपिक आपके इस पर अपलोड मिलेंगे, सब क्लियर मिलेंगे। मित्रों तो चलिए, कुछ करने को नया आयाम बनाने को दिल समर्पित है, एक नया गुलफाम खिलाने को। तो चलिए मित्रों हम लोग आगे बात करेंगे शिक्षण के सिद्धांत। मित्रों इस टॉपिक से आपके सीटेट में 2 नंबर कन्फर्मली आते हैं। ये आपके मतलब किसी भी स्थिति में, चाहे CDP उठा लीजिए या आप अगर मतलब पेडागोजी क्षेत्र से जितने भी आएंगे, आपके EVS के हो गए, आपके हिंदी के हो गए, मतलब पेडागोजी क्षेत्र से जो भी आएंगे उसमें से ये निश्चित है कि आपको 1 या 2 प्रश्न जरूर इन्वॉल्व करा करके देगा। तो मित्रों चलिए हम लोग शिक्षण के सिद्धांत मतलब इसको गहनात्मक तरीके से समझना है। जब गहनात्मक तरीके से आप समझेंगे मित्रों तो आपको एकदम क्लियर हो जाए, क्योंकि जानते हैं विश्लेषणात्मक तरीके से CTET में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो शिक्षण विधियाँ 18 के आसपास शिक्षण विधियाँ हैं, और ये देखिए मित्रों ये स्पेशली ये बुक के स्पेशली वो टॉपिक हैं कि जो आपके BEd में पढ़ाए जाते हैं और BA में जिसका शिक्षा शास्त्र होता है उसमें पढ़ाए जाते हैं, उनसे कंक्लूज करके आपके टॉपिक यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं, और जो खासकर मेरे हैंडराइटिंग नोट्स हैं। तो चलिए देखते हैं और बात करते हैं आगे। मित्रों शिक्षण के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहला हमारा सिद्धांत आता है मित्रों, कौन आता है? तो सबसे पहला आता है शिक्षण उद्देश्यों का सिद्धांत। शिक्षण उद्देश्यों का सिद्धांत, जो हम शिक्षण कराते हैं, जो हम अपना टीचिंग कराते हैं, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो उसका उद्देश्य होना चाहिए मित्रों, इस सिद्धांत का अर्थ है कि प्रत्येक पाठ का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। मित्रों अगर कोई भी पाठ हम पढ़ाए बच्चों को, उसका एक उद्देश्य हो, बिना निरुद्देश्य के कोई भी अगर हम पठन पाठन कराएंगे मित्रों तो वो एकदम बिना काम का रहेगा। तो इसलिए जैसे कि अगर हम मित्रों अगर हम जानवरों के बारे में पढ़ा रहे हैं, जानवरों के बारे में अगर हम पढ़ा रहे हैं, मान के चलिए कि हम चूहा के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो इस चूहा के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि यह हमें लाभदायक है कि हमें हानिकारक है। तो इसलिए ऐसे, और इनका उद्देश्य है जानवरों से परिचित कराना। जो अगर चूहे के बारे में हम पढ़ाएंगे तो हमारे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जानवरों से परिचित कराना, इनके प्रकृति के बारे में जानकारी दिलाना। तो इसलिए निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत शिक्षण सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अंग है। आगे बात करेंगे हम लोग मित्रों, आगे चलिए बात करेंगे हम लोग अनुकूलता का सिद्धांत। अनुकूलता क्या है मित्रों? अनुकूलन यानी कि जिस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। अगर जैसे कि जब ठंडी आती है मित्रों, जब ठंडी आती है तो हमको सूर्य के प्रकाश से अनुकूलन होना चालू हो जाता है, और वही जब गर्मी आती है तो इससे दूर होने लगते हैं हम लोग। ठीक है, तो वही अनुकूलन। इसमें क्या है? तो शिक्षण प्रक्रिया एक जीवंत क्रिया है जिसे छात्र और शिक्षक मिलकर करते हैं, और मिलकर करते हैं जब तक मान के चलिए कि शिक्षक हो गए और ये हो गए विद्यार्थी, और जब तक दोनों का अनुकूलन नहीं होगा मित्रों तब तक आप शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। इसलिए अनुकूलता का सिद्धांत सर्वोपरि है। तो अनुकूलता का सिद्धांत का मूल चीज़ क्या है? शिक्षक और छात्र मिल करके अपने में अनुकूलन बना के पठन पाठन करें, वही अनुकूलता का सिद्धांत होता है मित्रों। सक्रियता का सिद्धांत के बारे में बात करेंगे मित्रों। सक्रियता का सिद्धांत यानी कि एक्टिव रहने का सिद्धांत। क्या हो गया? तो अंतःक्रिया स्वयं करने की क्रिया। इसमें क्या होता है मित्रों? देखिए ये सीटेट का बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक है मित्रों, इसको एकदम क्लियर करके एकदम पूरे वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप करके मत जाइएगा तो आपको एक मान के चलिए कि वही होगा कि हम जिस डगर पे चले हैं वो अपूर्ण करके चले गए, और मंजिल थी दूर, हम दूर करके चले गए। तो ऐसे करके हम अच्छे से देखें सक्रियता का सिद्धांत। जब तक विद्यार्थी सक्रिय नहीं होगा, जब तक वो एक्टिव नहीं होगा मित्रों, अगर वो लूज रहेगा तब तक हमारा शिक्षण कन्फर्म नहीं होगा। तो इसलिए हमें भी एक्टिव होना है और विद्यार्थी को भी एक्टिव होना है, और जो दोनों लोग एक्टिव होकर के जब सक्रिय होंगे तब जा करके क्या होगा? सक्रियता का सिद्धांत का प्रतिपादन होगा। अंतःक्रिया होगी, जो हम बच्चों को पढ़ाएं उनके अंदर अंतःक्रियाएं हैं हो, वैसी जब क्रियाएं होंगी तो वो होगा सक्रियता का सिद्धांत। आगे मित्रों बात करेंगे हम लोग। ठीक है, सक्रियता का सिद्धांत मूलतः एकदम आवश्यक चीज़ है। हम कभी भी ये ध्यान में रहें कि जब अगर प्रश्न पूछता है कि क्या विद्यार्थी और शिक्षक सक्रिय न होकर के अध्ययन कराएं तो क्या प्रभावी होगा? नहीं हो सकता है मित्रों, वो प्रभावी नहीं हो सकता है। ठीक है,
आगे बात करेंगे हम लोग जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत का मतलब क्या है? जनतंत्र यानी कि जो हम लोगों का प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में क्या होनी चाहिए? तो हम जानते हैं संवैधानिक तरीके से हम जानते हैं कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति, व्यक्ति को स्वतंत्र अभिव्यक्ति यानी कि अपने विचारों को व्यक्त करने को स्वतंत्रता मिले। अगर बालक जो अपनी बातों को रखना चाहता है, बालक अगर अपनी बातों को टीचर के सामने रखना चाहता है तो वो सुने और सुन करके उसको उसके कथन को कहने का मौका दे, उसको आत्मविश्वास प्रदान कराए, तो वह जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत का मूल उद्देश्य होता है। तो जनतंत्रीय सिद्धांत व्यवहार के सिद्धांत का क्या है? तो उसको स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रदान करे और आत्मविश्वास को जागरूक कराने का जो सिद्धांत होता है वो होता है मित्रों जनतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। आगे बात करेंगे हम लोग पूर्व अनुभवों का सिद्धांत। पूर्व अनुभवों का सिद्धांत यानी कि शिक्षण का सबसे बेहतरीन चीज है मित्रों पूर्व अनुभवों का सिद्धांत। जब तक हम शिक्षण कार्य में विद्यार्थी के पूर्व अनुभवों को हम कंक्लूज नहीं करेंगे, विद्यार्थी के पूर्व के अनुभव को, पूर्व को ज्ञान को, जो विद्यार्थी है इसका जो यह पूर्व का अनुभव है, मान करके चलिए कि विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा पहले अगर भाषा देखा जाए तो वो अगर सपोज डेट मान लिया जाए कि वो भोजपुरी सीखा हुआ है, सबसे ज़्यादा भोजपुरी से उसका लगाव है, भोजपुरी से लगाव है उसका, भोजपुरी से, तो हम सबसे पहले उसको पढ़ाने का काम करें तो क्या करें? उसके पूर्व के अनुभव यानी कि शिक्षण अगर लैंग्वेज के अनुभव में देखें तो उसको हल्का हल्का भोजपुरी से जोड़ के उसको पढ़ाना चालू करें। उसके बाद धीरे धीरे हम हिंदी में ले जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम हिंदी में ले जाएंगे और हिंदी को धीरे धीरे और जोड़ते जोड़ते आगे हम इंग्लिश में उसको पढ़ाना चालू कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हमको क्या करना है? तो उसको भोजपुरी को उसको केयर करके उसके पूर्व के अनुभव को देख करके उसको काम आगे बढ़ाने का काम करना है मित्रों। आगे बात करेंगे हम लोग बाल केंद्रितता का सिद्धांत। ये सीटेट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि शिक्षण जो कार्य होने चाहिए वो कैसे होना चाहिए? तो बाल केंद्रित होने चाहिए। कैसे होना चाहिए मित्रों? तो बाल केंद्रित होना चाहिए। अगर जब पूछता है कि शिक्षण का जो कार्य होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, विद्यालय केंद्रित होना चाहिए, अध्यापक केंद्रित होना चाहिए, कक्षा केंद्रित होना चाहिए कि बाल केंद्रित होना चाहिए, तो हमारा आएगा बाल केंद्रित होना चाहिए। यानी कि शिक्षण का सिद्धांत बाल केंद्रित का सिद्धांत होता है। बाल केंद्रित का उद्देश्य क्या होता है? बालक की आवश्यकता अनुसार, अगर बालक की आवश्यकता अनुसार पढ़ाया जाएगा तो बच्चे का मन लगेगा, और जब बच्चे का मन लगेगा तो वो धीरे धीरे पढ़ने में एक्टिव होना चालू हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हमारा जो CDP है, मनोविज्ञान है, वो आपको फॉलो कराता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। मित्रों अगर देखिए विभिन्नता का सिद्धांत का मतलब भिन्न भिन्न, एक कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं ना। अब इसके मस्तिष्क में भिन्नता है, सब ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब यहाँ पे टीचर बैठा हुआ है, टीचर इन दोनों के मस्तिष्क को जब केयर करेगा, उनको देखेगा, मान के चलिए कि अगर एक शॉर्टली एक ट्रिक बता दिए, जैसे एक फॉर्मूला याद करा दे, A+B का होल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये तो तुरंत याद करें। लेकिन जब ये जो साइड वाला है अगर ये याद नहीं कर रहा है तो उसको उसी के तरीके से समझाए। ये जो दूसरा बालक रहता है इसको टीचर उसी के तरीके से जब समझाएगा कि वो किस तरह से याद कर रहा है, तब जाकर के वो क्या हो जाएगा? वो बाल केंद्रितता का सिद्धांत होगा। ओके, आगे बात व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत पे हम लोग वही बात किए कि जब इसके मस्तिष्क के अनुसार, इसके विचार के अनुसार जब शिक्षक पढ़ाएगा तो वहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत होगा। और व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत में बालक के जो उसकी विभिन्नता होती है, जो उसकी आवश्यकता होती है, उसके अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। अब वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत। वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत का मतलब क्या है मित्रों? यह शिक्षण सिद्धांत का सबसे मतलब जितने भी टॉपिक है 18 एकदम स्पेशल टॉपिक है, लेकिन हर चीज़ को बढ़िया समझना है। वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत जब भी अध्यापक यहाँ पे पढ़ाए, अगर मान करके चलिए कि हम अगर पेड़ की बात करेंगे, पेड़ की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो इस पेड़ की बात करने से पूर्व अध्यापक को चाहिए कि यह पेड़ हमारे जीवन से किस तरह से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं जब हम बात करेंगे, सबसे पहले क्या बात करेंगे कि अपने विद्यार्थी से बात करेंगे कि प्रिय विद्यार्थी, आप अपने नाक से क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो जब सांस लेते हैं तो ये जानते हैं कि सांस कहाँ से, जो सांस लेते हैं, जो वायु लेते हैं, वायु कहाँ से आती है? तो विद्यार्थी सोचेगा, समझेगा कि ये जो वायु आती है कहाँ से आती है। तब हम उसको बताएंगे कि प्रिय मेरे बालक, यह वायु आपके पेड़ों से होकर के आती है। तब जाकर के उसको समझ में आएगा कि वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत यही होगा मित्रों। ठीक है। अब जाकर के बात करेंगे हम लोग समवाय का सिद्धांत। समवाय का सिद्धांत
तो समवाय का सिद्धांत का मतलब क्या हो, शिक्षण विषय का अन्य विषय से संबंध जोड़ करके, शिक्षण विषय का अन्य विषय से संबंध जोड़ करके जब भी अगर शिक्षण कराया जाएगा मित्रों, ठीक है, तो वो क्या होगा, समवाय का सिद्धांत। जैसे कि आज हम लोगों का सबसे स्पेशल है गणितीकरण, हर विद्यार्थी को गणितीकरण से स्पष्ट कराना। जैसे मान के चलिए कि अब हम एक लाइन से खाली अगर लेसन लिख दिए, आप पाठ नंबर 1 नहीं, पाठ नंबर 2 नहीं लिखे, तो इस पाठ लिखने से मतलब क्या होगा, उसके मस्तिष्क में फिट नहीं होगा। क्यों नहीं फिट होगा, क्योंकि पूरी खिचड़ी हो जाएगी, पूरी वो क्या हो जाएगी, खिचड़ी हो जाएगी। जब खिचड़ी हो जाने के बाद उस बच्चे के मस्तिष्क में बैठेगा नहीं। इसलिए अब मान के चलिए कि हम पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, पाठ 1, पाठ 2, अभी 2 1 क्या है, तो ये गणित है। तो ये जो संख्याएं यहाँ पे उपलब्ध कराई गई, ये क्या है, ये गणित की संख्या है। चूंकि वो पाठ 1 पाठ 2 पढ़ाया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, अब 1 2 के बारे में अगर बच्चे के मस्तिष्क में आता है कि सर ये क्या है, तो क्या है, ये गणित का अंक है। तो इसलिए समवाय का सिद्धांत क्या कहता है कि शिक्षण विषय का अन्य विषय से संबंध जोड़ करके पठन पाठन कराया जाए, वही होता है समवाय का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत क्या होता है मित्रों, नियोजन, ठीक है, नियोजन का सिद्धांत क्या होता है, तो नियोजन का मतलब होता है कि नियोजन करना, यानी कि कोई भी एक कार्य प्रणाली बना लिया जाए और उसको विस्तृत रूप से प्रतिपादन करना, ये नियोजन कहलाता है। तो नियोजन में क्या किया जाएगा, देखिए शिक्षण का विस्तृत योजना बनाना। अब मान करके चलिए कि अगर पढ़ाना है, तो पढ़ाने के पीछे जब हम उसकी पूरी क्या करेंगे, प्रणाली एकदम विस्तृत तरीके से निर्माण करके तब जा करके उसको पढ़ाने का काम करेंगे, तो वो हो जाएगा नियोजन का सिद्धांत हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत क्या है, तो चयन करना, शिक्षण शिक्षक उद्देश्यों के अनुसार पाठ्य पुस्तक का चयन। अब मान करके चलिए कि जैसे बच्चे का अगर जो आपका स्केल है, जो लर्निंग स्केल है, अगर डाउन है तो उनके डाउन के ही अनुसार उनके विषयों को चयन करना है। ये ध्यान रहे, ये ना हो कि अगर स्केल लर्निंग स्केल डाउन है और हम अपर स्केल के विषय का चयन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम लोग प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत। व्यूह, जैसे चक्रव्यूह के बारे में आप लोग जानते हैं ना, कि जब चक्रव्यूह की रचना हुई तो अभिमन्यु गए और अभिमन्यु को चारों ओर से घेर करके मार दिया गया, ठीक है। तो चक्रव्यूह का मतलब वही होता है व्यूह रचना करना। तो व्यूह रचना करना किस तरह से, तो व्यूह रचनाओं के चयन के समय छात्रों की आवश्यकता स्तर तथा पूर्व ज्ञान का अध्ययन। जब भी व्यूह रचना यानी कि पढ़ाई का पाठ एवं पाठ्य पुस्तक का जब भी हम सिलेक्शन करें, तो बच्चों की आवश्यकता पे, उनके स्तर के और पूर्व ज्ञान को ध्यान में रख करके क्या किया जाए, प्रभावशाली व्यूह की रचना की जाए। मित्रों, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि व्यूह की रचना किस स्तर पर होनी चाहिए, तो छात्रों की आवश्यकता के, उनके स्तर के और उनके पूरे ज्ञान को जोड़ करके उनका व्यूह की रचना होनी चाहिए। आगे बात करेंगे हम लोग मित्रों 13वां जो हम लोगों का शिक्षण अधिगम का सिद्धांत है, शिक्षण का सिद्धांत है। बात करेंगे हम लोग अनुकूल वातावरण तथा उचित नियंत्रण का सिद्धांत। अनुकूल वातावरण तथा उचित नियंत्रण का सिद्धांत मित्रों बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है ये। अनुकूल वातावरण एवं तथा उचित नियंत्रण का सिद्धांत। अनुकूल वातावरण का मतलब यह है कि अगर मान के चलिए कि बालक अगर शोर के परिवेश में नहीं रहा हुआ है, शोर के नॉइस के परिवेश में अगर नहीं रहा हुआ है, तो उसको नॉइस के परिवेश में न रख करके एक साइलेंट, एकदम साइलेंट एक कल्चर बना करके उसमें उसको अगर अध्ययन कराया जाएगा, तो उसको अच्छा से नॉलेज गेन होगा। फिर इसके बाद और क्या कहता है, उसके साथ साथ उचित बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। भौतिक और सामाजिक वातावरण का अनुकूल नियंत्रण होना चाहिए। जैसे कि भौतिक आवश्यकता है, जैसे मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं क्या है, भौतिक आवश्यकता है, सामाजिक आवश्यकता क्या है। तो भौतिक में क्या है, जैसे हम लोगों को भोजन करना, ये हमारी भौतिक आवश्यकता है। सामाजिक वातावरण और सामाजिक आवश्यकताएं क्या हो सकती है, जैसे कि हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। तो सामाजिक वातावरण में इस तरह से बातें आ जाएंगी, ठीक है। तो अनुकूल वातावरण उचित नियंत्रण का सिद्धांत में क्या होता है, तो भौतिक और सामाजिक वातावरण को अनुकूल और उचित बैठने और कक्षा में स्वच्छ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। अनुकूल वातावरण का सिद्धांत में यही बताया जाता है। आगे उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, ठीक है, रेमेडी लर्निंग, ठीक है। रेमेडी लर्निंग यानी उपचारात्मक त्रुटियों और कमियों को निकाल करके जब उसका एक हल प्रस्तुत करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो जब भी बच्चे को जब देखा जाएगा, इस बालक को जब पूर्णतः इसका सर्वे किया जाएगा, देखा जाएगा, अगर इस बालक में बोलने में अक्षमता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके उसको उसी लैंग्वेज के अनुरूप
शिक्षण की व्यवस्थाएं प्रदान की जाए। यही हमारा उपचारात्मक शिक्षण होता है। अब होता है क्रियाओं का सिद्धांत। क्रियाओं का सिद्धांत यानी कि फ्रोबेल के अनुसार करके सीखना अधिगम की सर्वोत्तम विधि है। क्रियाओं का सिद्धांत यानी कि बच्चों को उनके माइंड पे डिपेंडेंट करके अगर एजुकेशन दिया जाएगा मित्रों, जब उनके इस माइंड पे डिपेंडेंट करके शिक्षण दिया जाएगा, एजुकेशन दिया जाएगा, तो बहुत तेज एक्टिव होकर काम करेंगे। जैसे कि प्रोजेक्ट विधि, फिर उसके बाद डाल्टन विधि, हेलन पार्खर इसके खोज करता है, ठीक है। और उसके बाद प्रोजेक्ट विधि के विलियम किलपैट्रिक हैं, खोज विधि के और ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहा जाता है, आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो इन लोगों ने इस स्थिति में बताया है कि बच्चों को उनके अनुसार छोड़ करके अगर पढ़ाया जाएगा तो वो बहुत कौतूहल के साथ, मनोरंजन के साथ एकदम अध्ययन करेंगे, लर्निंग करेंगे। आगे बात करेंगे मित्रों। अब आपके 3 ठो ये रह चुके हैं। आपके 3 है, एक विभक्तिकरण का सिद्धांत, विषयों को छोटे छोटे यूनिट बनाना। अब मान करके चलिए कोई भी विषय हम पढ़ाएं, जब उसके छोटे छोटे टॉपिक बना के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनके दिमाग में तीनों फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कहीं बार में पूरा संपूर्ण पढ़ा दिया जाए तो इसमें बच्चे का माइंड विकृत होने लगता है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसलिए विभक्तिकरण का सिद्धांत क्या कहता है, तो विषयों को छोटे छोटे यूनिट में बनाना है, विभक्तिकरण का सिद्धांत होता है। आगे सहयोग का सिद्धांत। सहयोग का सिद्धांत क्या है, तो सामाजिक क्रिया, शिक्षक एवं छात्र दोनों की सामाजिक क्रिया होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आपके लेव वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार क्या है, तो शिशु एवं माने शिक्षक एवं छात्र के बीच अन्योन्य क्रिया हो। क्या हो, अन्योन्य क्रिया हो, ठीक है। जब उनके मतलब अंतः क्रियाएं होंगी तब जा करके क्या होगा, कोई भी एजुकेशन को ये जो स्टूडेंट है वो एक्सेप्ट करेगा। अन्यथा जब उसके साथ अंतः क्रिया नहीं होगी, सामाजिक क्रिया नहीं होगी, शिक्षक एवं छात्र एक सामाजिक वातावरण का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक जाकर के शिक्षण पूर्ण नहीं हो पाएगा। अभ्यास का नियम, पुनरावृत्ति। जब बार बार किसी बालक को पढ़ाया जाए, आज मान करके चलिए कि हमने पढ़ा दिया आज टुडे अगर हमने पढ़ा दिया ट्री, तो जब नेक्स्ट डे हम आते हैं तो सबसे पहले हम रिकवर करेंगे बच्चे को कि पिछले जो हमने पाठ पढ़ाए उस पाठ से कुछ प्रश्नों को बच्चों के सामने रख करके, अब जब त्रुटियां होगी तो उसको हम एक बार रिवाइज करा करके पुनरावृत्ति कराएंगे और तब जा करके हम आगे वाले पार्ट का प्रारंभ करेंगे। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेगा, और आपका दिन शुभ हो, आप मस्त रहें। महादेव से यही हमारी कामना रहती है। जय महादेव। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें योगदान जरूर प्रदान कीजिएगा। धन्यवाद।